नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मिड डे एट इंडिया में हम आपको बताएंगे बड़ी खबर। 1 लाख लोगों को पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की सौगात मिली है। पीएम जन मन योजना की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने जारी की है योजना की पहली किस्त। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। बिल्कुल, और देखिए 4,90,000 पक्के मकान देने का प्रावधान है। पीएम मोदी ने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जो है वो जारी कर दी है। ये वो लाभार्थी हैं जो पीएम आवास योजना ग्रामीण के दायरे में आते हैं। पीएम जनमन योजना के तहत 4,90,000 पक्के मकान देने का प्रावधान है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रति मकान लागत 2,39,000 रुपए है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सरकार सब्सिडी देती है। मतलब ये कि लाभार्थियों को सब्सिडी का फायदा मिलेगा। तो वहीं आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों को किस्त जारी करते नजर आए हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री लाभार्थियों से बातचीत भी करते नजर आए। वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते नजर आ रहे थे लाभार्थियों से। और 4 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को पहली किस्त जारी कर दी गई है। उनके खाते में ये किस्त दी गई है। और क्योंकि इस योजना की शुरुआत अभी हुई है तो इसके जरिए अब कोशिश ये रहेगी सरकार की कि आगे भी तमाम लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। इसके आप बिना कागज देखे इतना सारा बताती हो, मैं सचमुच में आपसे बहुत प्रभावित हो गया। और स्वामी गारू, आपके गांव में क्या बाकी लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है? గంగా గారు మిమ్మల్ని చూసి కనీసం రాజకీయ నాయకులు మేము కూడా ఏదైనా ఒక స్క్రిప్ట్ పట్టుకొని చదువుతాం. నువ్వైతే ఏం తడబడకుండా అన్ని పథకాల కోసం ఇంత చక్కగా చెప్పావు. ఎంత చక్కగా నాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. అలాగే మీ ఊరు ప్రజలకు కూడా ఏమైనా పథకాలు వచ్చాయా దీనికోసం చెప్పండి సార్. నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. మా ఊర్లో కూడా అందరికి అంటే మంచినీటి కొలాయి సార్. ఇంతకు ముందు మేము 2 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి అంటే అవి అంటే సురక్షితమైన మంచినీరు కాదు సార్. కలుషితమైన నీటిని తీసుకొచ్చి తాగడం వల్ల రోగాల పాలయ్యే వాళ్ళం సార్. అప్పుడు మాకు మారుమూల గ్రామంలో ఉండడం వల్ల హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం కూడా ఇబ్బంది అయ్యేది. కానీ మాకు ఈ జలజీవన మిషన్ ద్వారా ఇంటింటికి కొలాయి వచ్చింది సార్. అసలు అది అంటే మా జీవితంలో మర్చిపోలేదు సార్. 2 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి నీళ్ళు తీసుకొచ్చుకొని ఇబ్బంది పడే మేము ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్లకుండా మంచినీటిని తాగలుగుతున్నామంటే అది మీ పుణ్యమే సార్. అసలు మాకు మంచినీటిని తీసుకొచ్చిన మీరే మాకు దేవుడు సార్. సార్ तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों को सौगात दी है। आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और 1 लाख लोगों को पीएमवाईजी की पहली किस्त जारी की गई है। बिल्कुल, और देखिए पीएम जनमन की 15 नवंबर 2023 में शुरुआत हुई थी। जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर इसकी शुरुआत की गई थी। करीब 20,000 करोड़ रुपए के बजट के शुरू हुआ था ये योजना और इसके जरिए पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को बुनियादी सुविधा देने का लक्ष्य तय किया गया था सरकार की ओर से। तो वहीं आपको बता दें कि पीवीटीजी विकास मिशन को 100 जिलों में शुरू किया गया है। 500 ब्लॉक और 15,000 पीवीटीजी बस्तियों को इसमें शामिल यानी कि शरीक किया गया है। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं साफ तौर पर पूजा के जो गरीब लोग हैं उन्हें भी अब विकसित करने की एक योजना जो है सरकार की वो तैयार हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की ओर से हर एक जन कल्याणकारी योजना जो लाई जाती है वो इसी मद्देनजर से लाई जाती है कि हर एक वर्ग का विकास हो सके। तो अब प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत, इसके जरिए 4 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने की एक बड़ी कोशिश। और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि अगर ये सफल रहा तो आगे तमाम राज्यों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। चलिए रुक बड़ी खबर का करते हैं। बीजेपी ने किया दीवार लेखन की शुरुआत। लोकसभा चुनाव को लेकर इसकी शुरुआत की गई है जेपी नड्डा की ओर से। जेपी नड्डा ने कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया है। पार्टी के चिन्ह कमल को दीवार पर रंगा जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनावों के लिए
दीवार लेखन कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। इस दौरान पार्टी के चिन्ह कमल को रंगा गया है। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो बीजेपी का यानी कि पार्टी का जो चिन्ह है कमल, कमल के फूल को बनाते नजर आ रहे हैं दीवार पर, और इसका नाम दिया गया है दीवार लेखन। दीवार लेखन के जरिए भारतीय जनता पार्टी जगह जगह दीवारों पर कमल के फूल की आकृति को उकेर रहे हैं और साथ ही इसके जरिए कोशिश एक बार फिर से बीजेपी को लाने की। राइटिंग का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है। एक बार फिर से मोदी सरकार इस स्लोगन के साथ देश भर के हर एक बूथ पर वॉल राइटिंग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और हमारा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस दीवार लेखन में अपने आप को आत्मसात करे, जोड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। यह जो आह्वान है कि एक बार फिर से मोदी सरकार, यह हमारा भारत की जनता से, भारत के आवाम से एक विनम्र अपील है। तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। अजय राय समेत वरिष्ठ नेता अयोध्या का रुख करने वाले हैं। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल रामलला का दर्शन करेगा। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाई, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल न केवल अयोध्या जाएगा बल्कि यहां पर हनुमानगढ़ी में प्रभु श्री हनुमान के दर्शन करेगा और उसके बाद राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करने की भी जानकारी है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण ठुकराने के बाद राज्य इकाई द्वारा डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हो गई है। आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या जाएगा और रामलला के दरबार में हाजिरी भी लगाएगा। और इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी, विधानमंडल नेता अनुराधा मिश्रा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री और पीएल पुनिया समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। पहले से कार्यक्रम तय था हमारा कि भगवान आज हम लोग जाएंगे, भगवान राम का दर्शन करेंगे, सरजू जी में डुबकी लगाएंगे। मकर संक्रांति है आज, भगवान सरजू जी में डुबकी। फिर उसके बाद महादेव बनारस से बेलपत्र आया है, वो बेलपत्र हम लोग चढ़ाएंगे बाबा भोलेनाथ, वहाँ पर एक स्थान है, वहाँ पर हनुमानगढ़ी, फिर रामलला का दर्शन करके उसके बाद गोरखपुर प्रस्थान करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रभारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव श्री अविनाश पांडे जी, पूर्व राज्यसभा सदस्य, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मंत्री आदरणीय अजय राय जी सहित तमाम वरिष्ठ नेता, स्वयं मैं भी, हम आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। सबसे पहले पहुंचकर 12:30 बजे सरयू नदी में स्नान करेंगे। उसके बाद हनुमानगढ़ी स्थित भगवान हनुमान जी के दर्शन, पूजन, आरती करेंगे और तत्पश्चात भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। हमें भगवान रामलला ने आज 15 तारीख को बुलाया है, तो हम 15 तारीख को पहुंच रहे हैं। हमारे सभी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, प्रत्येक जनपद से लोग आ रहे हैं। तो चलिए ग्राउंड का जिक्र करते हैं। यहाँ पर अंशुमन तिवारी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से सहयोगी संवाददाता जुड़ गए हैं। अंशुमन, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कांग्रेस ने भले ही निमंत्रण को दरकिनार किया है, लेकिन प्रतिनिधि मंडल जरूर पहुंच रहा है अयोध्या। बिल्कुल, मकर संक्रांति के आज मकर संक्रांति, इसके बाद से कल से ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। और आज ही मकर संक्रांति के ही दिन कांग्रेस, जो कि पहले भी प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा चुका, उसका एक डेलीगेशन अयोध्या आएगा। मकर संक्रांति के दिन सरयू में स्नान करेगा। वहां पर एक नागेश्वर नाथ मंदिर है, वहां पर भी जाएंगे। हनुमानगढ़ी पे हनुमान जी का दर्शन करेंगे, उसके साथ ही साथ रामलला का भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसे कहीं न कहीं बीजेपी और ट्रस्ट जो है डैमेज कंट्रोल के रूप में देख रहा है। जी
बिल्कुल अंशुमन, लेकिन देखिए एक बड़ा सवाल ये भी है, जिस तरह से प्रतिनिधिमंडल रुख कर रहा है राम मंदिर का, लेकिन ऐसे में अब लोगों के मन में ये भी सवाल है कि जब प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से ठुकराया गया था निमंत्रण कार्यक्रम में पहुंचने का, तो ऐसे में डेलीगेट्स क्यों, जो वरिष्ठ नेता हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्हें भी तो पहुंचना चाहिए था। जी बिल्कुल, इनको निमंत्रण भी मिला हुआ है, ट्रस्ट की तरफ से इन्हें निमंत्रण दिया गया है, लेकिन ये निमंत्रण ठुकरा दिया गया। कहीं ना कहीं ये हवाला उस शंकराचार्यों का भी देते हैं जो जो मंदिर अधूरा है, अधूरे कंस्ट्रक्शन का हवाला देते हैं। हालांकि इस बात पर कोई बहुत ज्यादा जोर न ट्रस्ट दे रहा है न बीजेपी। और आज जो कांग्रेस का एक डेलीगेशन अयोध्या आ रहा है, वो भी मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि मकर संक्रांति का समय होता है, उसे हर मास माना जाता है, उसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता। और आज मकर संक्रांति के दिन बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचे हैं, सरयू जी में स्नान कर रहे हैं, नागेश्वर नाथ जल चढ़ा रहे हैं, हनुमानगढ़ी और रामलला का भी दर्शन कर रहे हैं। आज पर्व है, पर्व के दिन ही कांग्रेस का एक डेलीगेशन अयोध्या पहुंच रहा है। और ठीक है अंशुमान, कांग्रेस के इस डैमेज कंट्रोल को वीएचपी या बीजेपी दोनों में से किसी प्रतिनिधि की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, वो कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, बीजेपी बीएचपी ही नहीं, ट्रस्ट भी इसी तरह देख रहा है कि ये डैमेज कंट्रोल है, जो प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया गया है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में डेलीगेशन आ रहा है, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता सभी शामिल हैं। कब तक ये डेलीगेट्स आएगा? अभी निकल चुका है, लगभग शाम को 3 या 4 बजे को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंशुमन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अंशुमन जुड़े सहयोगी संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से ये प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है अयोध्या। देखिए इस बीच अजय राय समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं के अयोध्या पहुंचने पर फूल माला पहना करके स्वागत किया गया। बिल्कुल पूजा, लेकिन देखिए एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब जो वरिष्ठ नेता है, जो मुख्य चेहरा है कांग्रेस का, जब वही नहीं पहुंच रहे हैं, तो आखिर इस डैमेज कंट्रोल की क्या मजबूरी आन पड़ी कि यहाँ कांग्रेस की ओर से 200 लोगों का एक डेलीगेट भेजा गया है अयोध्या पूजा अर्चना करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए। और कांग्रेस देखिए बार बार, बेशक उन्होंने पूजा निमंत्रण ठुकरा दिया, लेकिन ये कहती नजर आती है कि प्रभु श्री राम तो सबके हैं, जब सबके हैं तो फिर दर्शन करने क्यों नहीं पहुंच रहे यहाँ पर? बिल्कुल, अजय राय समेत वरिष्ठ नेता अयोध्या पहुंच चुके हैं और ये पहली तस्वीर स्वागत की भी दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को। और इस बीच कई सारे सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता फिलहाल कांग्रेस से पूछ रही है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन है आज, और मणिपुर से आज नागालैंड में ये यात्रा प्रवेश कर जाएगी। 2 दिनों में 257 किलोमीटर की यात्रा का लक्ष्य है। और देखिए 66 दिन में 100 लोकसभा सीटें कवर करने का प्लान भी राहुल गांधी ने तैयार किया है। तो देखिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल ने इम्फाल वेस्ट के सेकमई से इस यात्रा की शुरुआत की थी और 14 जनवरी को मणिपुर के थौबल से यात्रा की शुरुआत हुई। मणिपुर में एक दिन के सफर के बाद यात्रा अब नागालैंड पहुंचेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 दिन में 257 किलोमीटर और 5 जिलों को कवर करेगी। तो वहीं आपको बताते चले कि 66 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों और 110 जिलों से होकर के गुजरने वाली है। और खास दिलचस्प बात क्या है कि इस बीच राहुल गांधी जगह जगह रुकेंगे, स्थानीय लोगों से मुलाकात होगा, संवाद होगा और इस दौरान राहुल गांधी 6700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म हो जाएगी और यात्रा खत्म होने से पहले 66 दिन का ये सफर, और 66 में से आज दूसरे दिन नागालैंड पहुंचेंगे राहुल गांधी। वहां पहुंचने के साथ ही लोगों से संवाद बातचीत करेंगे। इससे पहले मणिपुर की ही बात कर ले तो न केवल वहां पर जनसभा को संबोधित किया था राहुल गांधी ने, बल्कि उस दौरान बीजेपी पर भी कटाक्ष करते राहुल गांधी नजर आए थे। लोगों के साथ संवाद करने की जो तस्वीर है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। न केवल संवाद, बल्कि अब कोशिश ये कि आगे संवाद के साथ साथ जो लोकसभा सीट है उसे भी साधा जाए, क्योंकि इस यात्रा के दौरान 100 लोकसभा सीटें हैं और 300 से ज्यादा विधानसभा की सीटें होंगी, जिन्हें साधने की कोशिश राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए कर रहे हैं।
तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन है। मणिपुर से आज नागालैंड में प्रवेश कर जाएगी ये यात्रा और मणिपुर के बाद 2 दिनों में 257 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। ये यात्रा शुरू हो गई है। 1 मई से आज ये यात्रा शुरू हुई थी और इसके बाद रास्ते में चलते हुए जहाँ जहाँ भी लोग मिल रहे हैं राहुल गांधी उन्हें लगातार संबोधित कर रहे हैं। और अब ये यात्रा मैं आपको दिखाना चाहूंगी। हमारे ठीक पीछे राहुल गांधी की बस है। इसी बस में राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है उनसे मिलने के लिए और उनसे लगातार राहुल गांधी उनसे मिलते हुए चल रहे हैं, उनके दुख दर्द बांटते हुए चल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हुए चल रहे हैं और कहीं ना कहीं आश्वासन भी दिला रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और अभी फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा होते हुए गुजरी है। ये एंड में आप देख सकते हैं लोगों ने हमारे पीछे ये पोस्टर लिए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप राहुल गांधी से? क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या कहना चाहेंगे? आपने लिखा हुआ वेलकम टू कुकीलैंड इंडिया। राहुल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी जी वेलकम। आपको व्हाट डू यू वांट फ्रॉम हिम? राहुल Gandhi from I like Rahul Gandhi his success and what do you want from him? from Manipur justice. What do you want? We want justice and for sir to stay healthy and success in everything we do. आपने देखा कि ये लोग बोल रहे हैं लगातार इनका इस तरीके का कहना है कि हमें जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए और राहुल गांधी से कहीं ना कहीं इन्हें बेहद उम्मीदें हैं। आप क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी से? हेलो and we face this poster Kukiland, so we want to solve the problem in Manipur. देखिए लगातार इन लोगों का कहना है कि मणिपुर में जो भी घटनाएं हुई पिछले 7-8 महीनों में उसको लेकर इन लोगों को कहीं ना कहीं जस्टिस चाहिए। कहीं ना कहीं बेहद दुख में है ये लोग और राहुल गांधी से बेहद उम्मीदें हैं। अब लगातार देख रहे होंगे राहुल गांधी भी ने ऐसे में आश्वासन दिला रहे हैं कि इनकी समस्याओं का वो 100% समाधान करेंगे और आगे देखना होगा कि किस प्रकार से राहुल गांधी की यदि सत्ता में आते हैं तो किस प्रकार से। देखिए हम दिखाना चाहेंगे राहुल गांधी यहाँ पे लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। चले तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की क्या खास बातें हैं जिन पर नजर डालना जरूरी है। देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर महाराष्ट्र में खत्म होगी और महाराष्ट्र में 22 मार्च को ये यात्रा खत्म होगी जो कि 14 जनवरी को शुरू हुई थी। इसके अलावा न केवल महाराष्ट्र में इसका समापन होगा बल्कि कोशिश ये भी रहेगी कि इस यात्रा के जरिए लोगों को वो बता पाए कि आखिर कांग्रेस की विचारधारा क्या है। तो इस बीच आपको बता दें कि यात्रा 66 दिन चलने वाली है। 6700 किलोमीटर, 110 जिले और 15 राज्यों को यात्रा कवर करेगी। खास बात क्या है कि रूट में 100 लोकसभा की सीटें आ रही हैं, 337 विधानसभा सीटें कवर होंगी। तो ये है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी आगे बढ़ना चाहते हैं और कांग्रेस से लोगों को कनेक्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। जन्मदिन पर मायावती का बड़ा ऐलान, बीएसपी अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव। बीजेपी सरकार पर बोला बड़ा हमला, धर्म की आड़ में राजनीति हो रही है, मुफ्त राशन देकर गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, ये बयान दिया गया मायावती की ओर से। तो इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए बहन जी का जन्मदिन है यार और अपने जन्मदिन के मौके पर बहन जी बोलती साफ तौर पर नजर आई हैं। मायावती बोलती नजर आई हैं कि बीएसपी अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। बीजेपी सरकार पर इस दौरान उन्होंने बड़ा हमला बोला है, कहा धर्म की आड़ में राजनीति हो रही है। मुफ्त राशन देकर गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी पर यह आरोप लगाया गया।
मायावती की ओर से। आज जन्मदिन है और बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर मुफ्त राशन देकर गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, ये बयान दिया और कटाक्ष किया भारतीय जनता पार्टी पर। बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने 68वें जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें बहुत महत्वपूर्ण कही, जिस पर पूरी देश की निगाह और सभी सियासी पार्टियों की थी। वो ये था कि मायावती गठबंधन करेंगी या नहीं। इस पर मायावती ने स्पष्ट किया है कि इस बार लोकसभा का चुनाव वो अकेले दम पर लड़ेंगी, प्री अलायंस किसी के साथ नहीं होगा, पोस्ट अलायंस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि उन्होंने इतिहास दोहराया कि जब जब उन्होंने गठबंधन किया, जब तक बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है, तब तक उसका सीधा फायदा जो है विपक्षी पार्टियों को हुआ है, न कि मायावती को हुआ। हालांकि इसका दूसरा पहलू देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, जिसमें समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई थी और मायावती को 10 सीटों का फायदा हुआ था। वहीं 14 पे मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ी थी। पूरे देश 403 भी लोकसभा में, जिसमें कि 0 सीटें आई थी, कोई भी सीट नहीं आई थी। हालांकि इसके साथ साथ मायावती ने यह भी स्पष्ट किया है कि राम मंदिर का जो है उनको निमंत्रण मिला है, जिसका वो पूरी तरह से स्वागत करती हैं। पार्टी के कार्यों की व्यस्तता की वजह से वो नहीं जा पा रही हैं। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि बाबरी मस्जिद का भी अगर कोई कार्यक्रम होता है, उसमें भी अगर बुलाया जाता है तो वो उसका भी है। धर्मनिरपेक्ष पार्टी का उन्होंने हवाला दिया है। सुंदरम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो अपने बयानों से मायावती ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली हैं। इस बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।